हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए डेली आपको रात के 9 बजे 10 मिनट की ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो इसका डे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा डे सेकंड है। डे सेकंड के अंतर्गत चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी आता है के एम मुंशी, ऑप्शन सी आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी आता है टीटी कृष्णामाचारी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन से संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो गैर कांग्रेसी सदस्यों के बारे में बात की जाए तो ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वह गैर कांग्रेसी थे और सभी ये कांग्रेसी थे। चलिए तो इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन कांग्रेसी थे, कौन गैर कांग्रेसी थे। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इसकी स्पष्ट व्याख्या को देखते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे वह संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में मुंबई से निर्वाचित हुए थे और डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आर जयकर, एस पी मुखर्जी भी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। तो कौन रहे हैं गैर कांग्रेसी सदस्य? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम आर जयकर, एस पी मुखर्जी भी सभी संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी आ गया है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो अनुसंवर्ती मतलब कि किस सूची के अंतर्गत इसे किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये जो है वह आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए तो इसकी स्पष्ट तौर पर व्याख्या को जान लेते हैं कि किस तरीके से व्याख्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केंद्रीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। यूएसए से आपके संविधान में मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति की अवधारणा ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन एवं एकहरी नागरिकता की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। तो ये प्रमुख देश हैं जिससे ये प्रमुख विशेषताएं ली गई हैं। तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या समवर्ती सूची, कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केंद्रीय प्रणाली ली गई है। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति की अवधारणा। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकहरी नागरिकता की अवधारणा इससे ली गई है। तो ये आपके ये प्रमुख देश हैं जिससे ये व्यवस्थाएं ली गई हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें आते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित में बताना है, सही सुमेलित नहीं है इसके अंतर्गत बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद आपका ऑप्शन बी के अंतर्गत अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए सही नहीं है बताना है। तो इसमें आता है पहला कथन सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब कि 3 ऑप्शन आपके सही हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी वो सही नहीं है। चलिए तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जो वर्णन है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया और अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए आता है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी आता है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी छठी अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा जो कि आपके किस में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का प्रावधान दिया गया।
तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए चौथी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन का उपबंध किया गया है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के निर्माण के परिणाम स्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की या स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से अब तक समय समय पर बदलती रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है। इन स्थानों के आवंटन के अंतर्गत ये जो आवंटन होगा वह प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा और इसमें राज्यों के गठन, पुनर्गठन, राज्यों के निर्माण से रिलेटेड इसमें प्रावधान होगी और यह जो होगा वह राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या के वर्ष 1952 से लेकर अब तक जो समय समय बदलती रही है उसके अंतर्गत किया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हिमानी कारक के निक्षेपण के द्वारा निम्नलिखित भूदृश्यों में से किस भूदृश्य का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है ऑप्शन ए नूनाटक, ऑप्शन बी फियार्ड, ऑप्शन सी भेड़शिला, ऑप्शन डी ड्रमलिन। जो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये जो है निक्षेपण ड्रमलिन जो होता है वह हिमानी कारक निक्षेपण होता है। चलिए तो और इन सभी निक्षेपण के बारे में जान लेते हैं कि किससे कौन सा होता है। जैसे कि कुछ भू आकृतियां दी गई हैं इसमें ड्रमलिन हिमानी के निक्षेपण की क्रिया द्वारा निर्मित स्थल होते हैं। हिमनदी जो होती है वह हिमनदी घाटी में हिम प्रवाह की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर उल्टी नौका जैसी आकृति के अनेक टीले पाए जाते हैं और जिन्हें हिमोड टीले अथवा ड्रमलिन कहा जाता है। जबकि जो नूनाटक एवं भेड़शिला हिमानी के अपरदनात्मक क्रिया से निर्मित स्थल रूप होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख स्थल होते हैं जिसमें इनको अलग अलग स्थानों पर या फिर अलग अलग स्थलाकृतियों के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन सा एक एलब्रुज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया गया है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी ओजोस्टेल स्लाइडो, ऑप्शन सी डेमबंद, ऑप्शन डी माउंट पोपा। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ऑप्शन सी आएगा, इसमें देवबंद आएगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि देवबंद जो है वह एलब्रुज पर्वत श्रेणी जो कि आपकी ईरान में स्थित है और ईरान की यह सबसे ऊंची चोटी और शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण भी है। जबकि जो माउंट मैकिनले है वह यूएसए के अलास्का क्षेत्र का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओजोस्टेस स्लाइडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित ज्वालामुखी और माउंट पोपा म्यांमार स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख ज्वालामुखी है यानी कि ये पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में इसको पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। यानी कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 4-5 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड आपकी पूरी डिटेल दी गई है ताकि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें और 4 क्वेश्चन और साथ में इसकी व्याख्या के साथ आपके कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में आता है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से स्तरों में से किस स्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ऑप्शन ए आता है समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसके अंतर्गत जो बात की जाए तो आता है आपका ऑप्शन बी मतलब कि मध्य मंडल में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह जो है मध्य मंडल एक तरीके से वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों में मध्य मंडल जो है इस संस्तर की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। मध्य मंडल का विस्तार जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है जहां 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह 15 किलोमीटर तक होती है और आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल की औसत ऊंचाई जो है वह 50 किलोमीटर तक विस्तृत होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये समताप मंडल के बारे में है। तो ये आपका क्या है कि जैसे कि मध्य मंडल जो है उस स्तर में तापमान में कमी आती है ऊंचाई के साथ जैसे ही ऊंचाई ऊपर की ओर जाती है। मध्य मंडल में 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जहां 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो 15 किलोमीटर तक है वहां पर आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक हो जाता है आयन मंडल में और समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो इस तरीके से जो उसका ये मैप दिया जाता है ऐसे उसमें बताया जाता है कि ये यहाँ पर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो इस तरीके से ये आपकी एक ऐसी संरचना बनाई जाती है। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है जो कि 15 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद आता है आपका समताप मंडल जो कि 50 किलोमीटर तक है। फिर आता है यहाँ पर जैसे आपका मध्य मंडल
मंडल आया 80 किलोमीटर तक, फिर आता है आपका आयन मंडल जो 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। तो इस तरीके से फिर आपका बाह्य मंडल आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके प्रमुख मंडल होते हैं जिनकी अवस्थिति आप इस तरीके से इस संरचना के तौर पर समझ सकते हैं, जो आपके उसमें मैप के माध्यम से जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इस तरीके की अवस्थिति दिखाई देती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आता है कि रूफिनामाइड संबंधित है। तो आपको बताना है कि रूफिनामाइड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कैंसर रोधी दवा से, ऑप्शन बी मृगी रोधी दवा से, ऑप्शन सी नीति आयोग का नवाचार पोर्टल, ऑप्शन डी सचल प्लाज्मा बैंक। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी कि ये, क्योंकि ये रूफिनामाइड जो है वह एक तरीके से मृगी रोधी दवा है। इस दवा के बारे में जान लेते हैं कि रूफिनामाइड एक जो है वह मृगी रोगी दवा है और ये एक तरीके से नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिक दल ने मृगी रोधी दवा रूफिनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की हुई है। तो इसके अंतर्गत आता है, तो ये किसके द्वारा ये पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति को एक नैनो टेक्नोलॉजी है जिसे नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक दल ने इस दवा को उत्पादन में एक नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस पद्धति को विकसित किया है, जिसे रूफिनामाइड कहा जाता है, जो कि एक मृगी रोधी दवा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो स्वावलंबन योजना के बारे में ऑप्शन ए आता है जैसे कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन सी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, ऑप्शन डी आता है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका जो उत्तर होगा इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्वावलंबन योजना जो है वह महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरू किया गया है, मतलब कि इसका ये उद्देश्य है। तो स्वावलंबन योजना जो है इसका उद्देश्य एक तरीके से महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने की पूर्ति करना है, और इसका जो उद्देश्य परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार प्रशिक्षण को देकर उसके रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है। तो इसके अंतर्गत ये अवस्थिति होती है जो एक स्वावलंबन योजना के बारे में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 और 2 में आपके वन प्रकार और क्षेत्र के बारे में दिया गया है। सूची 1 में वन प्रकार दिया गया और सूची 2 के अंतर्गत क्षेत्र दिए गए। सूची 1 जो है जिसमें ऑप्शन ए आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी में मानसूनी, ऑप्शन सी में शीतोष्ण, ऑप्शन डी में गरान। तो आपको इसमें आपको दूसरी सूची से सुमेलित करना है, जिसमें आप ऑप्शन भी साथ में देख लेते हैं कि कुछ ऑप्शन से कौन सा सुमेलित है। तो सूची 1 में आपका दिया गया वन प्रकार, दूसरे में क्षेत्र है। तो सूची 1 जैसे कि ऑप्शन ए जो आपका सुमेलित होगा वह होगा आपका शिलोंग पठार यानी कि सह्याद्री से। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है वह शिलोंग पठार और सह्याद्री में पाए जाते हैं। फिर आते हैं आप मानसूनी जो वन है आपके वन के प्रकार जो है वह छोटा नागपुर के पठार और शिवालिक में पाए जाते हैं। फिर आते हैं आप शीतोष्ण की ओर। तो शीतोष्ण जो देखते हैं तो यह पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में यह वन की प्रकार देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आप गरान जो है आपके यानी कि मैंग्रोव जो है वह पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा, यानी कि 2 1 4 3 के फॉर्म में आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी सही होंगे, तो ऑप्शन सी आएगा। तो इस तरीके से ये आपके वन के प्रकार और क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। वह मानसूनी वन जो है वह सह्याद्री की पूर्वी ढलान शिवालिक, छोटा नागपुर पठार में। मैंग्रोव वन जो है वह पश्चिम बंगाल एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, और शीतोष्ण या पर्वतीय वन नीलगिरी व हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसकी उपरोक्त व्याख्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आज के हमारी प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।